नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। फिरोजाबाद के नगर शिकोहाबाद में आज पालीवाल महाविद्यालय में चौरी चौरा शताब्दी वर्ष का 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्र छात्राओं ने 3 दिनों तक चलने वाले प्रोग्राम में करीब 9 प्रतियोगिताएं संपन्न कराई गईं, जिसमें एकल गायन, सामूहिक नृत्य, नाटक का मंचन, पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रमुख रहीं। छात्रों ने जो सांस्कृतिक प्रोग्राम पेश किए, उन प्रोग्रामों को देखकर वहां मौजूद सभी लोग झूम उठे। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आरसी गुप्ता ने कहा, 3 दिन का हमारा त्रिदिवसीय कार्यक्रम चल रहा था। आज हमने उसी श्रृंखला में सॉन्ग्स, सोलो सॉन्ग्स, ग्रुप सॉन्ग, सोलो डांस, ग्रुप डांस, ये आज हमारे बच्चों ने पेश किए थे। इसमें भी बहुत सारी बच्चियों ने जो हमारी थीम्स थी, मिशन शक्ति, उस पर आधारित कार्यक्रम तैयार किए थे और बहुत अच्छे से उन्होंने पेश किया है। पुरस्कार वितरण और आज पुरस्कार वितरण भी हुआ है। हमारे यहाँ अभी इस वर्ष गेम्स हुए थे, तो गेम्स में जिन बेटों ने बेटियों ने स्थान प्राप्त किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको प्राइज़ दिया गया है। हमारे एनएसएस में बहुत अच्छे वॉलंटियर्स हैं, तो हमने उनके लिए भी प्राइज़ रखे हैं। जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था, उनको भी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ दिए हैं। इसके अलावा अभी जो हमारी त्रिदिवसीय बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ चल रही थी, मिशन शक्ति और चौरी चौरा इंसिडेंट्स के अंतर्गत, इस पर जिन बच्चों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं, उनको भी पुरस्कार दिए गए हैं। बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए, इससे उनका उत्साहवर्धन होता है, बच्चों का उनमें कुछ और करने की, कुछ और बेहतर करने की इच्छा पैदा होती है। खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले छात्रों को महाविद्यालय की ओर से प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से छात्रों को नवाजा गया। सम्मान पाकर छात्रों के चेहरों पर एक अनूठी मुस्कान देखी गई। अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए छात्र छात्राओं ने कहा, मैं कैडेट तप्ती जादौन, बीएससी थर्ड बायो। आज जो ये प्रोग्राम चोरा चोरी कांड पर चल रहा है, वो 4 फरवरी 1922 को एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में चोरा चोरी गांव में हुआ था। उसमें गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, लेकिन उसमें अंग्रेज़ों के द्वारा उन पर गोलीबारी करवा दी गई थी, जिससे वहाँ 19 क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दे दी गई। वहीं 199 को कैद में कर लिया गया। तो ये जो वर्षगांठ बनाई जा रही है, इसलिए बनाई जा रही है कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो पुराने हर एक रीत रिवाज को भूलती जा रही है। इससे ये 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इससे ये होगा कि आगे आने वाली हर पीढ़ी को, जो कि एक इतिहास के पन्नों में कहीं दबा रह गया है, वो उमड़ के बाहर आएगा। मैं कैडेट नंदिनी तिवारी। आज हम लोगों के साथ सामने चोरा चोरी कांड के ऊपर कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे हम लोगों को आज का दिन याद रहे, और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। कल हमारे साथ सामने डीएम, काफ़ी अफसर्स वगैरह, कांस्टेबल, ये सब आए। इन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि हमें कार्यक्रम करना चाहिए। मैंने खुद एक कार्यक्रम आयोजित किया अपना, और हमें इस सबसे काफ़ी प्रोत्साहन मिला। बेटियों के ऊपर उन्होंने काफ़ी कुछ हमें समझाया। मांगने वाले से क्या क्या नहीं मांगा करते, मांगने वाले से लोग क्या क्या नहीं मांगा करते, मांगने वाले से सिर्फ कांसा नहीं मांगा करते, मांगने वाले से सिर्फ कांसा नहीं मांगा करते। बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ मंजर, मांगने वाले से सिर्फ बेटा नहीं मांगा करते। मेरा नाम अश्विनी यादव है। जी, आपको आज सम्मानित किया गया, कैसा लगा? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे प्राउड की बात है कि मैं डिग्री कॉलेज में मुझे रेस्पेक्ट दी गई और मुझे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतने लोगों के साथ में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम निक्की कुमारी है। BS मिला है, कैसा महसूस करते हैं? अच्छा फील कर रही हूँ, एक प्राउड सा फील हो रहा है। इस कॉलेज में मुझे एंट्री मिली, उसके बाद पेरेंट्स की मदद से, उसके बाद मुझे बोलने का मौका मिला, पढ़ने का मौका, ऐसे ज़्यादा मुझे स्पोर्ट करने का मौका मिला। बहुत बेटर फील कर रही है, थोड़ा डिफरेंट। मैं कॉलेज का चैम्पियन हूँ स्पोर्ट्स में। मेरा सपना था, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, लेकिन फर्स्ट ईयर में गेम्स नहीं खेल पाया था, लेकिन सेकंड ईयर में मैंने खेले, लेकिन मैं चैम्पियन नहीं बन पाया, लेकिन थर्ड ईयर में मैं चैम्पियन बन गया। मेरा सपना पूरा हो चुका है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। पालीवाल महाविद्यालय शिकोहाबाद में ये
चौरी चौरा शताब्दी वर्ष एवं मिशन शक्ति के अंतर्गत त्रिदिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जो कि 4 मार्च 2021 को प्रारंभ हुआ, जिसका समापन समारोह के रूप में आज 6 मार्च 2021 को ये आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के प्रारंभ में शुभारंभ जो किया गया वो हमारे उप जिलाधिकारी श्री देवेंद्र पाल जी द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे प्रबंध समिति के सचिव श्री ओम प्रकाश जी पालीवाल रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे प्रबंध समिति स्कूल एसोसिएशन के प्रबंध समिति में जो सेक्रेटरी श्री राजीव जी मुदगल हैं वो रहे। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुशील कुमार सांस्कृतिक प्रभारी पालीवाल महाविद्यालय द्वारा किया गया, जिसमें 9 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 3 प्रतियोगिताएं 4 मार्च को संपन्न हुई। 4 प्रतियोगिताओं का आयोजन 5 मार्च को किया गया। आज 2 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें समूह गायन एवं क्लासिकल डांस का आयोजन किया गया। इसमें कई छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और विशेष रूप से इन विभिन्न प्रकार के आयोजनों का जो हमारा उद्देश्य होता है वो ये होता है कि अपने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का चौमुखी एवं बहुमुखी विकास किया जा सके, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया और ये कार्यक्रम छात्र छात्राओं को बहुत ही अच्छा लगा और हमारे छात्र छात्राओं ने बड़ी अनुशासन पूर्वक इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया। और मैं सभी छात्र छात्राओं, अपने शिक्षकों एवं प्रबंध समिति के पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भारत और स्वीडन ने नवाचार, प्रौद्योगिकी, निवेश, स्टार्टअप और अनुसंधान के क्षेत्र में अपने संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में शामिल होने के लिए स्वीडन का स्वागत किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौर में भारत की ओर से कई देशों को दवाई और वैक्सीन की मदद का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के बीच आज हुई वर्चुअल शिखर वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और स्वीडन की साझेदारी कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि दोनों देश नवाचार, प्रौद्योगिकी, निवेश, स्टार्टअप और अनुसंधान क्षेत्र में संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दुनिया महामारी से लड़ रही थी तो भारत ने 150 से अधिक देशों को दवाइयां और अन्य जरूरी चीजें भेजी थीं। भारत ने अब तक करीब 50 देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन उपलब्ध कराई है और आने वाले दिनों में और भी अनेक देशों को वैक्सीन की सप्लाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति ने हमेशा प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने पर जोर दिया है और पेरिस समझौते के तहत की गई अपनी प्रतिबद्धताओं पर आगे बढ़ रहे हैं। स्वीडन की लगभग 250 कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। ये स्वास्थ्य, जीवन विज्ञान, ऑटो उद्योग, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, रक्षा, भारी मशीनरी और उपकरण जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं। स्वीडन में भारत की लगभग 75 कंपनियां कार्य कर रही हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट अच्छा काम कर रहा है। अब हम इसको बायोमास से कोल बनाने के लिए बड़े स्तर पर स्केल अप कर सकते हैं। एक्सेलेंसी कोविड-19 के दौरान हमने रीजनल और ग्लोबल दोनों लेवल्स पर कोलैबोरेशन के महत्व को पहचाना है। विश्व को कोविड-19 पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में सहयोग देने के लिए भारत ने 150 से भी ज्यादा देशों को दवाएं और अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए। साथ ही हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के द्वारा एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और पॉलिसी मेकर्स के साथ अपने अनुभव साझा किए। हमने अब तक लगभग 50 देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन भी उपलब्ध कराई है और आने वाले दिनों में और भी अनेक देशों को वैक्सीन की सप्लाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। एक्सेलेंसी, आज के माहौल में सभी लाइक माइंडेड देशों के बीच कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन और महत्वपूर्ण हो गया है। डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स,
रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी, फ्रीडम, जस्टिस जैसी शेयर्ड वैल्यूज हमारे संबंधों और आपसी सहयोग को मजबूती देते हैं। क्लाइमेट चेंज का महत्वपूर्ण मुद्दा हम दोनों देशों के लिए एक प्राथमिकता है और हम इस पर आपके साथ काम करना चाहेंगे। भारत की संस्कृति में पर्यावरण के संरक्षण और नेचर के साथ हार्मनी में जीने पर हमेशा महत्व दिया गया है। हम पेरिस एग्रीमेंट में किए गए अपने कमिटमेंट पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। हम इन टारगेट्स को न सिर्फ अचीव करेंगे बल्कि उन्हें एक्सीड करेंगे। G20 देशों में शायद भारत ही अपने कमिटमेंट्स पर अच्छी प्रोग्रेस कर पाया है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में 11 मार्च को होने वाले कुंभ के पहले शाही स्नान पर इस बार श्रद्धालुओं को पवित्र ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी पर स्नान करने का मौका मिलेगा। शाम 5 बजे संतों के हर की पैड़ी से जाने के बाद श्रद्धालुओं को ब्रह्मकुंड में शाही स्नान करने दिया जाएगा, जबकि पिछले सालों में ऐसा नहीं होता था। शाही स्नान के लिए संतों के पहले ही स्नान क्रम तय कर चुके हैं। उसी क्रम के अनुसार शाही स्नान होगा। पहले जूना अखाड़ा शाही स्नान के दिन 11 बजे ब्रह्मकुंड पहुंचेगा। बाद में श्री निरंजनी 1 बजे और 4 बजे महानिर्वाणी अखाड़े के संत पहुंचेंगे। शाम 5 बजे तक महानिर्वाण और अटल अखाड़े के संत हर की पैड़ी से स्नान कर वापस लौटना शुरू हो जाएंगे। 5 बजे के बाद श्रद्धालुओं को हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड आने दिया जाएगा, जबकि इस दिन सुबह से शाम तक ब्रह्मकुंड में सन्यासियों संतों का कब्जा ही रहेगा। सभी अखाड़ों को 30-30 मिनट का समय दिया गया है। जूना अखाड़े के साथ अग्नि और आवान अखाड़ा निरंजनी के साथ आनंद और महानिर्वाणी के साथ अटल अखाड़ा स्नान करेगा। शाही स्नान के दिन किसी भी श्रद्धालु को हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड में जाने की इजाज़त नहीं होती है, लेकिन इस बार संतों का स्नान समाप्त होते ही आम श्रद्धालुओं के लिए ब्रह्मकुंड खोल दिया जाएगा। हम माया देवी मंदिर के प्रांगण में हैं और यहाँ पे जूना की आवाहन की अग्नि अखाड़े की छावनियाँ लगी हैं। बहुत से हमारे सम्मानित साधु संत भी यहाँ पे मौजूद हैं और आज आपके साथ एक संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें मूलभूत सुविधाएं बिजली है, पानी है, भूमि का संतलीकरण है, शौचालय हैं, इन सब पे चर्चा हुई। इसमें से कुछ सुविधाएं तो दी गई हैं, कुछ बाकी हैं। इसमें मेला प्रशासन पूरा अपना यहाँ पे मेहनत करते हुए इन सब सुविधाओं को दे देगा। लगातार हमारा संवाद साधु संतों से है और आपने सही कहा, शिवरात्रि में चुनौतियाँ ज़्यादा कांवड़ भी चल रहा है, लेकिन हमारा जो प्रशासन है पूरा मुस्तैद है और हम ज़रूर मिलजुल के और हमारे जो साधु संत हैं से बातचीत करते हुए इसको आराम से हम चुनौती को पाएंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और AIADMK के बीच सीटों पर समझौता हो गया है। भाजपा कुल 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी उसका ही उम्मीदवार खड़ा होगा। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को एक ही चरण में सभी 234 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनकी मतों की गिनती 2 मई को की जाएगी। और इस बीच चुनावी राज्यों में कल कई राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की सूची, जो लिस्ट है, वो जारी कर दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने के बाद पश्चिम बंगाल की CM और TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा की कड़ी आलोचना की। उधर बीजेपी ने असम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 70 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 11 सिटिंग विधायकों का टिकट बदला गया है। असम गण परिषद को 26 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा UPPL 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान है, जिसकी घोषणा राजनीतिक दल एक के बाद एक कर रहे हैं। तरूण तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया।
सूची में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम भी शामिल है, जो इस बार नंदीग्राम से चुनावी सफर में होंगी। ममता बनर्जी ने 294 में से 291 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। 3 सीटें सहयोगी दल के लिए छोड़ी गई हैं। इस लिस्ट में तृणमूल के 50 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं मिली है और कई मंत्रियों का भी टिकट काट दिया गया है। कुल 291 उम्मीदवारों में 100 नए चेहरों को मौका दिया गया है। क्रिकेटर मनोज तिवारी हावड़ा के शिवपुर से चुनाव लड़ेंगे। ममता की पुरानी भवानीपुर सीट से शोभन मुखर्जी को उतारा जा रहा है। फिल्म निर्देशक राज चक्रवर्ती को बैरकपुर से उतारा गया है, जबकि पूर्व फुटबॉलर विदेश बोस उलूबेरिया से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा की ओर से अभी नंदीग्राम में प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी के राज्य इकाई नेता लगातार ये कहते रहे हैं कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को टिकट दिया जाए। ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा पर भाजपा की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। 8 तारीखे আমার মহিলা র্যালি আছে আর 9 তারিখে আমি ফিরে এসে নন্দীগ্রাম যাব। আমি 10 তারিখ বিকেলে 3:30টার সময় নমিনেশন ফাইল করব। আমাদের নমিনেশন ফাইল হয় হলদিয়াতে। তারপরে আমি 11 তারিখ শিব চতুর্দশী আছে আমি ফিরে আসব। जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसी सीटों पर चर्चा हुई है और आपको भी मालूम है कि जो है नाम अनाउंस होंगे, लिस्ट अनाउंस किया जाएगा, उसी चीज़ को लेके चर्चा हुई है और भी बंगाल के बाकी चीज़ों को लेके भी चर्चा हुई है। उधर असम में बीजेपी के नेतृत्व में राज्य में बाकी दलों के साथ गठबंधन की बातचीत फाइनल हो गई है। बीजेपी ने असम के लिए अपने 73 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उनके सरकार के मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। कुल मिलाकर के 126 सीटें असम असेंबली की हैं और उसमें से जो 26 सीटें हैं वह असम गण परिषद को अलायंस के साथ तो 26 सीटें वह लड़ेंगे और यूपीपीएल जो यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरेशन वह 8 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और अभी हमने सीट की घोषणा की है 70 जो केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन सीटों को नाम अप्रूव किया है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश में हैं। आज पहले दिन उन्होंने जबलपुर में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में न्यायिक व्यवस्था से जुड़े तमाम विशिष्ट लोग न्यायिक प्रक्रिया के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार मंथन करने के लिए जुटे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि तकनीक के समावेश से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आ रही है। न्याय व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत तेज़ी से बढ़ा है। देश में 18,000 से ज़्यादा न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। लॉकडाउन की अवधि में जनवरी 2021 तक पूरे देश में लगभग 76 लाख मामलों की सुनवाई वर्चुअल कोर्ट्स में की गई। साथ ही नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड तथा QR कोड जैसे इनिशिएटिव्स की सराहना विश्व स्तर पर की जा रही है। अब ई-अदालत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-प्रोसीडिंग्स, ई-फाइलिंग और ई-सेवा केंद्रों की सहायता से जहां न्याय प्रशासन की सुगमता बढ़ी है, वहीं कागज़ के प्रयोग में कमी आने से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी संभव हुआ है। सभी उच्च न्यायालय अपने अपने प्रदेश की अधिकृत भाषा में, जिसको हम लोकल या रीजनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जनजीवन के महत्वपूर्ण पक्षों से जुड़े निर्णयों का प्रमाणित अनुवाद जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में होता है, साइमल्टेनियसली उपलब्ध व प्रकाशित कराएं, ताकि हम न्याय व्यवस्था में एक बहुत ऐतिहासिक कदम हम आगे बढ़ करके एक इतिहास रच सकते हैं। जबलपुर में मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशकों के सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश जस्टिस शरद बोबड़े ने भारत के न्यायालय और मध्य प्रदेश का न्यायिक इतिहास और न्यायालय नाम की 2 पुस्तकें राष्ट्रपति को भेंट की। जस्टिस बोबड़े ने इस मंच से कहा कि सभी न्यायिक अकादमियों को कानून की जानकारी के साथ साथ प्रशिक्षुओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं को पहले प्रशिक्षण देना चाहिए, फिर न्यायालय भेजना चाहिए। साथ ही
कि सीजेआई ने हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी काम करने की जरूरत पर जोर दिया। समय के साथ साइबर क्राइम अलग अलग प्रकार के वाद खड़े हुए हैं। आमतौर पर सबसे बड़ा कदम जो लिया गया है वो ये समझा जाता है कि वाद के अधिकार लोकस स्टैंडाई जैसी संकल्पनाओं के मूलभूत परिवर्तन कर हम सिविल वाद से जनहित याचिका तक पहुंच गए हैं। मेरे विचार में सभी अकादमियों में को विधि के ज्ञान के साथ साथ प्रशिक्षु न्यायाधीश के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में सपा छोटे दलों से गठबंधन करेगी। चाचा का गठबंधन भी छोटा है, उससे भी गठबंधन होगा। औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद और आसपास के जिलों में इस बार भाजपा का खाता नहीं खुलने देंगे। सरकारी नीतियों से किसान, महिलाएं, युवा सब नाराज हैं। सबने भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। औरैया के बाबरपुर में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव ने महंगाई के लिए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो महंगाई भी आसमान छूने लगी है। नौजवानों के पास काम नहीं है। वह भाजपा से जानना चाहते हैं कि वो वायदे उनसे किए गए थे वह पूरे क्यों नहीं किए। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की मेहनत की बदौलत अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत बची है, लेकिन भाजपा सरकारें उनको भी चैन से नहीं बैठने दे रही। नए कानून बनाकर जमीन छीनने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि ये कानून लागू हो गए तो किसानों की जमीन छिन जाएगी। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाले बताएं कि धान सरसों कितने का बिकेगा। एक सवाल पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आगे करके पूछा कि उनके पास कितनी ज़मीन है। जब उन्होंने अपनी ज़मीन बताई तो अखिलेश ने पत्रकारों से पूछा, क्या ये किसान नहीं है? उन्होंने कहा, किसान आंदोलन में जो भी शामिल है वह किसान है। कोई किसी पार्टी में हो, वह ज़मीन जोतता है तो वह किसान है। तो यादगार होती है, लेकिन इधर महंगाई इतनी बड़ी है, डीजल पेट्रोल की इतनी कीमत बढ़ गई है कि इससे ज़्यादा चाय का नुकसान कोई कर नहीं सकता था जो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी से ये जाना जाए और पूछा जाए, जनता अगर ये सुनना चाहे कि आखिरकार इसका कारण क्या है कि आप महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। डीजल की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, और जिस समय इनकी कीमत बढ़ती है उस समय बाजार में और पूरे समाज में महंगाई आ जाती है। तो ये सरकार जो कीमतें बढ़ा रही है वो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ा रही है, और इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उज्ज्वला जैसी जो फ्री योजना गरीबों की थी, सिलेंडर भी नहीं भराया जा पा रहा। महंगाई बढ़ रही, काम है नहीं, नौजवानों पे नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं। यही नौजवान भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि आपने बड़े बड़े वादे किए थे, आज हमारे हाथ में काम, रोजगार, नौकरी क्यों नहीं है? किसान जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, इस वैश्विक महामारी के कारण सब कुछ बंद हो गया। छोटी दुकानें बंद हो गई, ठेले लगाने वाले लोगों को घर में कैद रहना पड़ा, कारोबार ठप हो गया, दुकानदारों के यहाँ कोई लेने नहीं आया सामान। इतना नुकसान कभी नहीं हो सकता था, हुआ, और किसान लगातार खेतों में मेहनत करते रहे, और उसी का परिणाम है कि आपकी अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत बच गई। लेकिन किसान को भी मारने के लिए और किसान की भी जमीन छीनने के लिए ये ऐसे 3 कानून लाए हैं। ये कानून लागू हो गए तो धीमे धीमे किसान और खेती संकट में आ जाएगी, और यहाँ तक किसान को मजबूरी में अपनी जमीनें बेचनी पड़ जाएंगी। वैसे ही जमीनें कम हो रही है, परिवार बड़े हो रहे हैं, या काम हो रहा है इतना जिसकी वजह से जमीनें कम हो रही हैं, तो आखिरकार किसान करेगा क्या? और उसके बाद ऐसे कानून आ गए हैं जिससे कुछ भी किसान के हाथ में नहीं बचेगा।
आप बाजार में अगर किसान को छोड़ दोगे और बाजार भाव तय करेगा तो हमारे किसानों का मुनाफा कभी नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वो हैं जिन्होंने कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे किसानों को। हमें ये बताएं कि धान कितने में बिक गया, मक्का कितने में बिक गई, सरसों कितने में बिकेगी, आलू के लिए कोई इंतजाम किया कि नहीं किया। तो ये सरकार असफल हो गई है। सरकार जब फेल है तो इसीलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए समय समय पर कुछ न कुछ दिखाते और बताते हैं। कानून व्यवस्था कैसी है, ऐसी खराब कानून व्यवस्था कभी नहीं हुई होगी, इतना पुलिस के माध्यम से भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा। कोरोना ने पूरी दुनिया पर अपना कहर ढाया है। अब तक 11 करोड़ 66 लाख 68 हजार से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इसमें से 9 करोड़ 22 लाख 80 हजार से ज्यादा लोग उपचार कराकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण से अब तक 25 लाख 92 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका है, जहां अब तक 2 करोड़ 95 लाख 93 हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से 5 लाख 35 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई है। अमेरिका के बाद ब्राजील में मरने वालों की संख्या 2 लाख 62 हजार को पार कर गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ब्राजील में कोरोना मामलों के फिर से बढ़ने का उदाहरण देते हुए ये चेतावनी दी है कि कोरोना टीकों के आने के बाद भी देशों को अपने प्रयासों में ढील नहीं देनी चाहिए। WHO के आपात विशेषज्ञ माइक रायन ने कहा कि अगर हमने ये सावधानी नहीं बरती तो तीसरी और चौथी लहर का सामना करना पड़ सकता है। ब्राजील में फिर से बढ़ते मामलों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधेनोम गेब्रेयेसस ने इसे काफ़ी चिंताजनक बताया और कहा कि इस इलाके में फिर से कोरोना संक्रमण काफ़ी तेजी से बढ़ सकता है। वहीं वुहान गए WHO के दल के प्रमुख पीटर वैन ने कहा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच करने गए दल की रिपोर्ट मार्च के मध्य तक आने की उम्मीद है। इस बीच WHO महानिदेशक ने कोवैक्स कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए 31 और देशों में 1 करोड़ 44 लाख कोरोना टीकों की खुराक दी जाएगी। Really concerned that all of us, governments and individuals alike, think in some way psychologically, and I understand what's driving that. We think we're through this. We're not. And countries are going to lurch back into third and fourth surges. देश में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनकी पत्नी कंचन गडकरी ने एम्स नागपुर में कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। हाल ही में देश में कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का आगाज हुआ है, जिसमें बुजुर्गों को वैक्सीनेशन दी जा रही है और तमाम बड़े नेताओं ने इस दूसरे चरण में वैक्सीनेशन लगवाना शुरू किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने भी बेंगलुरु में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ली। 1 मार्च से देश में कोरोना टीकाकरण अभियान का विस्तार किया गया था, जिसके तहत पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने टीका लगवाया था और उसके बाद अब केंद्रीय मंत्री भी टीकाकरण करवा रहे हैं। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के जोनल अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। दलाई लामा ने कहा कि गंभीर समस्याओं को होने से रोकने में इंजेक्शन बेहद मददगार है। दूसरे मरीजों को भी ये इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इंजेक्शन लगवाने की हिम्मत दिखानी चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में आज 2021 और 22 के लिए राज्य का बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते हुए कहा कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी की वजह से चुनौतियां अभूतपूर्व थीं। उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स और अन्य लोगों का उनकी सेवाओं के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने स्वास्थ्य के लिए 3016 करोड़ की बजट पेश किया। प्रशिक्षु चिकित्सकों के मानदेय में 5000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। शिक्षा के लिए 8424 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। आशा वर्कर्स का मानदेय 750 रुपए बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 5 जिलों में जापान की सहायता से चलाई जा रही जायका परियोजना के पहले चरण में सफलता को देखते हुए इसके दूसरे चरण को सभी 12 जिलों में चलाया जाएगा। 1055 करोड़ रुपए की इस परियोजना को 2021 और 22 से शुरू किया जाएगा, जिसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। प्रदेशवासियों के लिए जो गर्व का विषय है कि 25 जनवरी 2021 को हमने अपने पूर्ण राजत्व के स्वर्णिम 50 वर्ष पूरे करके
51वें वर्ष में प्रवेश किया है। पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत करते हुए मैंने घोषणा की थी 2020 को स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और प्रदेश में भव्य आयोजन किए जाएंगे, जिससे कि नई पीढ़ी को प्रदेश के इतिहास को जानने और हमारी देवभूमि और वीर भूमि की समृद्ध परंपराओं से अवगत होने का अवसर मिले। नोवल कोरोना वायरस ने इन आयोजनों पर तो रोक लगा दी, परंतु हमने बहुत कुछ नया सीखने और नया करने के अवसर प्रदान किए। हमने निर्णय लिया है कि अब ये आयोजन 2021-22 में किए जाएंगे। प्रदेश सरकार 5 दशक की विकास गाथा को स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के माध्यम से प्रत्येक प्रदेशवासी तक पहुंचाएगी। इसके साथ ही आने वाले वर्षों में प्रदेश के विकास के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए भविष्य का दृष्टि पत्र भी तैयार करेगी।